इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल सबसे ज्यादा सस्पेंस है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के कई बातें की जाती हैं। सबसे ज्यादा अटकलें केशव मौर्य के बारे में ही लगाई जा रही हैं। तो हमने फैसला किया कि लोनी विवाद से लेकर राम मंदिर की जमीन विवाद तक, मुख्यमंत्री की कुर्सी से लेकर पार्टी के अंदर मीटिंग्स के दौर पर सीधे सवाल केशव प्रसाद मौर्य से ही किए जाएं। यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में जो लोग कयासों से अलग सीधे कंफर्म बात जानना चाहते हैं वो इस कार्यक्रम को जरूर देखें, क्योंकि हमारे साथ अब लाइव जुड़ चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य सीधे लखनऊ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है केशव जी। इस वक्त दो मामले जो हैं वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। एक तो गाजियाबाद के लोनी का मामला, जिसमें झूठी खबर को वायरल करके तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, और दूसरा राम जन्मभूमि की जमीन को लेकर है। तो पहले मैं आपसे लोनी के आपराधिक मामले के बारे में पूछना चाहता हूं, जिसमें कई पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, और आरोप यह लगाया जा रहा है कि क्योंकि ये सभी लोग योगी आदित्यनाथ और मोदी सरकार की आलोचना करते थे, इसीलिए इन्हीं को टारगेट किया गया। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश इस समय बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखते हुए आगे बढ़ रहा है विकास के पथ पर। कोविड जैसी महामारी का सामना करने के बाद भी, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि लोगों का जीवन भी बचे, जीविका भी बचे, ऐसे समय में जिस समाजवादी पार्टी का नाम आप ले रहे हैं उसको मैं सांप्रदायिक पार्टी कहता हूं कि यह पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए ऐसे लोगों का सहारा लेने की कोशिश करती है। इसमें कांग्रेस भी सहयोग करती है और कुछ छुटभइये राजनीतिक दल भी उनके सहयोग में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में यह मैं बता दूं कि इस प्रकार की कोई शरारत प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कोई यह सोचे कि हम कोई राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और इसके कारण से कुछ भी गलत करेंगे और बच करके निकल जाएंगे, तो वह मैं समझता हूं संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब है कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, सुशासन देना। जो इस प्रकार के अपराध करने का प्रयास करेंगे कानून के दायरे में लाकर के उनको दंड दे। लेकिन इस पूरे मामले में जो आरोप शुरुआत में लगाया गया था वो ये था कि एक मुस्लिम बुजुर्ग को कुछ लोग पकड़कर ले आए, उनके साथ मारपीट की, उनकी दाढ़ी काट दी, वीडियो बनाया और उनसे जय श्री राम वंदे मातरम कहने को कहा गया, उन्हें मजबूर किया गया। तो मैं आपसे सीधे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा हैं, क्या जांच में इस मामले में कोई भी ऐसा कम्युनल एंगल पाया गया है? देखिए, ये जो साजिश इस तरह की जो प्रदेश के अंदर रची जा रही है, ये 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के रची जा रही है। दुष्प्रचार करना, सरकार को बदनाम करना, हिंदू संगठनों को बदनाम करना। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार भी सजग है, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी सजग है। इस प्रकार का दुष्प्रचार, कोई अगर किसी से जय श्री राम बुलवाता है, कोई जय श्री राम बोलता है, इससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन उस विषय को लेकर के अगर कोई आरोप लगाने का काम करेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जबरन किसी मुस्लिम से और जय श्री राम बोलने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कौन है इसका पता किए बगैर इसको जो प्रचारित करने का काम किए, वो कोई भी हो, वह गलत किया है। और जो गलत किया है पुलिस उसकी जांच कर रही है, और जो उस जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। केशव जी, इसके अलावा इन्हीं व्यक्ति का, इन्हीं बुजुर्ग मुस्लिम शख्स का एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो ये बता रहे हैं रोते रोते कि उनके साथ क्या हुआ था। लेकिन ये वीडियो कोई और शख्स बनवा रहा था, वो उनके बगल में बैठा था। उस व्यक्ति की अखिलेश यादव के साथ फोटो भी अब सामने आ चुकी है। तो क्या आप सीधे सीधे कहेंगे कि इसके पीछे एक राजनीतिक दल है, सपा है? मैंने आपको शुरू में बताया कि समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके सांप्रदायिक पार्टी रख देना चाहिए, जो सांप्रदायिक पार्टी बनकर के माहौल खराब करने का प्रयास करती है। अगर सपा से रिश्ते नहीं होते तो इस प्रकार की कोई कोशिश ही नहीं होती। इस पार्टी का एक सूत्रीय एजेंडा है, जब ये सत्ता में होते हैं तब तो पूरी छूट दे देते हैं, लाइसेंस दे देते हैं कि जो मन आए वो करो, और कोई कार्रवाई ऐसे अपराधियों के खिलाफ नहीं होती है। जब सत्ता में नहीं है तो ऐसे लोगों को फिर संगठित करना, सरकार को बदनाम करने का प्रयास करना और ऐसा माहौल बिगाड़ने की कोशिश करना, वो स्वीकार नहीं है। इसीलिए उस पर जो अभियोग है दर्ज करके उसकी विवेचना हो रही है। जो दोषी पाया जाएगा, वो सपा से जुड़ा हो चाहे अन्य किसी दल से जुड़ा होगा,
उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन जो लोग इस आपकी इस तफ्तीश से सहमत नहीं हैं, उनका कहना यह है कि ये जो मुस्लिम बुजुर्ग थे, इनकी कई बात का वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने शेयर किया था, ट्वीट किया, रीट्वीट किया, कमेंट किया, तो जो एफआईआर हुई है वो केवल इन्हीं 8 लोगों के खिलाफ क्यों की गई है? जो मामला अब पुलिस जांच कर रही है उसकी जांच होने दीजिए। जो प्रत्यक्ष रूप से अभी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ अभियोग दर्ज है। अभियोग में जो नाम दर्ज करने के समय लिखे जाते हैं, विवेचना होने के बाद जो अगर कोई और दोषी पाया जाएगा तो उसका वो पार्ट बनता जाता है। लेकिन अभी तो विवेचना हो रही है, इसमें मुझे अभी कुछ बोलना उचित नहीं है। पुलिस निष्पक्ष विवेचना कर रही है और जो दोषी होंगे उनको जी कानून के हिसाब से कार्रवाई का सामना करना। लेकिन पहली बार केशव जी देश में सीधे सीधे ट्विटर को आरोपी बनाया गया, उसके खिलाफ एफआईआर की गई है। अब ये कह रहे हैं कुछ लोग कि क्योंकि केंद्र सरकार ने जब ट्विटर को कुछ निर्देश दिए, कुछ अकाउंट बंद करने को कहा, कुछ ट्वीट डिलीट करने को कहा, तो ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। खासतौर पर जब 26 जनवरी के आसपास दिल्ली में काफी दंगे हुए थे उस वक्त, और एक बार ट्विटर ने बीजेपी के प्रवक्ता के एक डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया था। तो इस सब को देखते हुए ट्विटर को सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है, यह आरोप लग रहा है आप पर। देखिए, ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लेकिन अगर सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म या अन्य किसी भी प्रकार से यह सत्य जाने बगैर, आप इतना बड़ा चैनल चलाते हैं जिसका देश दुनिया में नाम है, अगर आप कोई गलत खबर का प्रसारण करते हैं तो जो गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर ट्विटर ने ऐसी चीज़ों को जांचे बगैर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इतने समय तक चलने देने की व्यवस्था दे दी, वो नहीं करना चाहिए था। इसलिए उसके खिलाफ भी एफआईआर हुई, उसकी भी विवेचना हो रही है। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है और सबसे अपील भी है कि सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म का, प्रिंट मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का, जो सच है उसको दिखाना चाहिए। आप दिखाइए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन गलत चीजें नहीं दिखाना चाहिए। या मैं अपील भी करता हूं और अपेक्षा भी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, कानून के जानकार, वो ये भी कह रहे हैं कि ट्विटर हो या इसके जैसे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, इनको भारतीय कानून के तहत एक प्रोटेक्शन प्राप्त है कि इनके प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति जाकर के अगर कुछ विवादास्पद काम करता है या कुछ लिखता है या शेयर करता है तो उसको इनसे जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तो इसलिए ट्विटर के ऊपर कार्रवाई अनुचित है। आप जहां से सवाल शुरू कर रहे हैं और जहां पे सवाल ला करके खड़ा किए हैं उसमें ये गलती है। ये इस प्रकार का अफवाह फैलाने का प्रयास है। एक झूठ को इस प्रकार से फैलाने का काम किया गया है जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मतलब पूरा अराजकता मची हुई है, गलत तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। यहाँ के सौहार्दपूर्ण माहौल को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश की गई है। अगर ऐसा कुछ किया गया है तो उसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, विवेचना होने दें। केवल पुलिस अंतिम नहीं अथॉरिटी होती है। अगर किसी को कोई आपत्ति होगी तो उसके बाद वो न्यायालय के समक्ष जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो इस प्रकार से कोई गलत करेगा उसमें मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, उसकी विवेचना नहीं होगी, उसके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है केशव जी, मैं आपसे अब दूसरे विवाद के बारे में बात करना चाहता हूं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जमीन का जो सौदा किया, आरोप था कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए की हो गई 5 मिनट के अंदर। समाजवादी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस में राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सबने कहा कि यह भ्रष्टाचार हुआ है। प्रियंका गांधी ने इसे महापाप कहा था। इस पर आपकी सरकार का रुख क्या है इन आरोपों पर? ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं पहले समाजवादी पार्टी का अगर नाम लूं तो यह समाजवादी पार्टी निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया, अयोध्या की धरती पर खून की होली खेलने का काम किया। ये श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जो राम भक्त अयोध्या गए थे उनके अपराधी हैं। इनको इस मामले में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। इनको सबसे पहले तो करोड़ों करोड़ राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए कि इन्होंने गोली क्यों चलवाई, पहले इसका जवाब दें। दूसरा, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी के द्वारा जो सवाल उठाया जा रहा है, इन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा। इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, देश की सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र दे करके नहीं, कोई भगवान राम तो हुए नहीं। देश की सर्वोच्च अदालत का हम सब धन्यवाद करते हैं कि वहां से फैसला आया, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। कुछ और छोटी छोटी पार्टियां हैं और वहां उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन तलाशने की असफल कोशिश में जो लगे हुए हैं, उनको सबको इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का एक जो कोशिश की जा रही है, उसका जवाब देश का, प्रदेश का
अयोध्या का राम भक्त दे रहा है या पूरी तरह से झूठ है और इस प्रकार की अफवाह फैला करके रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य को जो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कैसे रोका जाए, इसकी साजिश है। लेकिन इनकी यह साजिश सफल नहीं होने पाएगी और अयोध्या में कोई जमीन का घोटाला नहीं हुआ, एकदम वहां साफ सुथरी डील हो रही है। मैंने स्वयं भी पता किया है, केवल यह दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका करारा जवाब इनको मिलेगा, राम भक्त जनता देगी। जो अभी 2022 की ताक में है उस समय इसका जवाब जनता देने का काम। फिर भी देखिए आरोप तो लगाए जा रहे हैं, अभी भी लोग सवाल उठा रहे हैं, राजनीतिक लोग। उनका कहना है कि ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप इस पूरे मामले में किसी भी स्तर पर किसी जांच की भी कोई जरूरत नहीं मानते? मुझे नहीं लगता है कोई, आप स्वयं उसके तथ्यात्मक अगर जानकारी पता करेंगे तो जो जमीन के बारे में मुझे पता है कि जो जमीन का मार्केट में वहां पे रेट है उसमें कोई कहीं गड़बड़ी की कोई स्थिति ही नहीं है। इसको दुष्प्रचारित करने का काम किया गया है जिससे श्री राम जन्मभूमि आंदोलन या कहिए राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण करने के लिए जो कोटि कोटि राम भक्तों ने लड़ाई लड़ी है, बलिदान दिया है और आज वह शुभ दिन आया है कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। इनकी छाती फट रही है कि रामलला का मंदिर बन क्यों रहा है। अयोध्या का भव्य मंदिर इतना अगर बन जाएगा तो इनकी आने वाली पीढ़ियां भी इनको गाली देने का काम करेंगी, इसलिए भयभीत हैं, इसलिए इस प्रकार के दुष्प्रचार अनर्गल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी जांच आदि की आवश्यकता है। लेकिन देखिए वो तो आप सीधे खुलकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी और वीएचपी मिलकर के प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचा, अब उनको बचाने में लगे हुए हैं। ये जो काम करते हैं, जो जैसा होता है उसको ऐसा दिखता है। वो इस श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के कार्य में लगे हुए राम भक्तों के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों के, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के और भारतीय जनता पार्टी के जो देश भर से करोड़ों कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है, उनके पवित्र भाव को ये नहीं समझ सकते हैं क्योंकि इन्होंने राम मंदिर निर्माण का सदा विरोध किया है और राम मंदिर का निर्माण ना होने पावे, वहां बाबर के नाम का स्मारक बना रहे, इन्होंने लगातार यही कोशिश की है और यह कोशिश इनकी फेल हो गई है। ये हताशा, निराशा के कारण से राम मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा डालने की असफल कोशिश कर रहे हैं जो सफल नहीं होगी। केशव मौर्य जी, दो बहुत बड़े विवाद थे, इन पर आपने हमारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केशव मौर्य से हम बात कर रहे थे। गाजियाबाद में बुजुर्ग शख्स की पिटाई, राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार जैसे दुष्प्रचार के पीछे किसकी साजिश है, मोदी योगी की सरकार को बदनाम करने की सियासत कौन कर रहा है, इसी मुद्दे पर आज हम कुरुक्षेत्र में भी बहस करेंगे। आप देखना ना भूलें 6:20 पर। फिलहाल फौरन लौटते हैं 4 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।